Hello everyone and welcome to Compy Prep Hub by Takshila Learning. So SSC क्रैश कोर्स आरएस जनरल साइंस का आज डे है, तो पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक नहीं इवन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम एक ही सब हेडिंग में आज डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर। अब इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिया, क्योंकि दोनों को एक साथ स्टडी करना इज क्वाइट इजी, क्योंकि दोनों जो है वो सिमिलर हैं, दोनों की पावर सिमिलर है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि अगर हम साथ साथ इसको देख लेंगे तो हमारे दोनों ये टॉपिक्स जो हैं एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली इस टॉपिक में मैं स्पेसिफिकली यही बोलना चाहूंगी कि प्रेसिडेंट का जो है वो हमें पढ़ना जरूरी है, जरूरी इन द सेंस कि अगर हम आपको उसके बारे में सारी चीजें पता है तो वही सेम चीजें होती है, या पावर्स या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वही गवर्नर की भी होती हैं, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि प्रेसिडेंट वर्क करता है एट इंडिया के लेवल पे एंड गवर्नर जो होता है वो पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे वर्क करता है। सो ये बेसिकली यहाँ पे इसका डिफरेंस है। तो इन डिटेल में अभी पढ़ेंगे एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज यू ऑल नो कि हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पॉर्टेंट है वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो साथ साथ आप नोट डाउन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सब डिस्कस करेंगे। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब मैं सबसे पहले बात करूं कि प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन होते हैं इंडिया का तो वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, ये कौन से आर्टिकल में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 52 है जो हमें बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है सिर्फ वही चीजें होती हैं। तो प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया के लिए, ये लिखा है हमारे आर्टिकल 52 में, इसको जरूर नोट डाउन कर लें। देन आर्टिकल 53 बोलता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो होता है ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव हेड होता है यानी कि जिसके जो सारी चीजें एग्जीक्यूट करता है, यानी कि फ्रेमिंग करने का काम नहीं है, लेकिन ये जो पूरा फाइनलाइज हो जाता है उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो प्रेसिडेंट का है। एंड जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी एक्ट होता है वो पास तो हो जाता है, लेकिन लॉ तभी बनता है जो प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट दे देते हैं, उस पर मंजूरी दे देते हैं। तो ये जहाँ पे प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, सिग्नेचर कर देते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो पूरी की पूरी यूनियन की किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में। एंड ये कौन से आर्टिकल में है, तो इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 53। तो ये दो आर्टिकल्स के नाम अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि और भी आर्टिकल्स हैं जो इससे रिलेटेड है, वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी सो दैट आपको इजीली याद हो जाए। तो ये अभी यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको ये भी साथ साथ बताऊंगी। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? क्या हम लोग प्रेसिडेंट को चूज करते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्टली वो पीपल के थ्रू नहीं होता, यानी कि हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चूज करते हैं, बट यस हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो फिर मिलकर प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है हम इसे बोलते हैं। सो ही इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जो कि इसमें वोटिंग करता है, इलेक्शन में पार्ट लेता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन पार्ट लेता है इलेक्टोरल कॉलेज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज किस किस से बना है, तो एक तो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हमारे लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, यहाँ पे डिफरेंस है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यस, तो ये ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जो स्टेट्स की, यस, और उसके जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ओनली सिर्फ पार्ट लेते हैं इलेक्शन में।
अब यहाँ पे इलेक्शन और इम्पीचमेंट दो प्रोसेस हैं, दोनों में अलग अलग लोग यानी कि अलग अलग लोग पार्ट करते हैं, तो दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड कंफ्यूजन इसमें हो जाती है। दैट इज वाई एग्जामिनर जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, दैट इज वाई मैं इस पॉइंट पे ज्यादा जोर डाल रही हूँ। तो इलेक्टेड मेंबर्स सारे पार्ट लेते हैं इलेक्शन में। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, देन हो गई हमारी स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज में भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो ये दो यूटीज हैं जो कि इस इलेक्शन में जिसके मेंबर्स पार्ट लेते हैं। तो क्योंकि हमारी ज्यादातर यूनियन टेरिटरीज के पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, बट ये यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि थोड़ी बड़ी हैं, दैट इज वाई इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो इसीलिए दैट इज वाई इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो पार्ट लेती हैं। तो उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं एंड दोनों हाउसेस के, यस, वो पार्ट लेते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में हमारे प्रेसिडेंट के। तो ये बात हो गई इलेक्शन की। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जितने भी सारे काम होते हैं, एग्जीक्यूशन जो होता है वो सारा का सारा कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो यस, ये मैं अभी पॉइंट आपको बता भी चुकी हूँ। देन एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होती है, उसके पीछे, यानी कि एक होता है कि जो सामने से रूल कर रहा है, एक होता है जो पीछे से रूल कर रहा है। तो प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड है, ये साइन उनके चलते हैं, लेकिन डिसीजंस उनके नहीं होते हैं, डिसीजंस उनको लेने होते हैं विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो हमेशा एड एंड एडवाइस के लिए उनके साथ होते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर। तो यस, रियल अगर हेड बोले तो रियल हेड होते हैं जो कि एक्चुअल में सारा चीजें देखते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट यस, एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट में रहेगी, लेकिन वो एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसी पे ही काम करेंगे, यानी कि जो वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट वही चीजें करते हैं। तो ये कहाँ कौन से आर्टिकल में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो आर्टिकल 74(1) जो है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि एड एंड एडवाइस करेंगी प्रेसिडेंट को। सो नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एड एंड एडवाइस जो होती है, अब ये क्या सिर्फ एडवाइस होती है या फिर ये मैंडेटरी होती है, प्रेसिडेंट को माननी ही होती है? तो क्या इस दोनों में से क्या चीजें होती हैं? तो एड एंड एडवाइस हम इसे बोलते हैं, लेकिन ये पहले जो है ऑब्लिगेटरी नहीं होती थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते थे, प्रेसिडेंट अगर चाहते तो उनकी एडवाइस पे वो कर सकते थे, लेकिन अभी जो है ये ऑब्लिगेटरी हो गई है कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है, यानी कि इस पे ये ऑब्लिगेटरी है। तो इसमें ये अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एडवाइस जो होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं, दैट इज ऑब्लिगेटरी एज पर 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये दो अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एंड प्राइम मिनिस्टर की, वो ऑब्लिगेटरी कर दी गई है प्रेसिडेंट पे कि जो वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को वही मानना होता है। सो बेसिकली दैट इज वाई मैंने बोला कि मेन पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि साइन किसके चलते हैं तो प्रेसिडेंट के चलते हैं, बट ही इज़ नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो येस, एग्जीक्यूटिव हेड है बट रियल नहीं है, क्योंकि रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती हैं। हालांकि प्रेसिडेंट के पास अपनी पावर्स हैं तो उसके लिए वर्क करते हैं, बट येस अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, जो कि हम एक और टॉपिक में जल्द ही इसको भी कवर करेंगे, उनकी पावर्स भी। सो इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा एडवांस चीज़ें पढ़ें, तो एडवांसमेंट के चक्कर में हम जो नॉर्मल कैजुअल बातें हो जाती हैं हम वो भी भूल जाते हैं, एंड एग्जामिनर को एग्जैक्टली वही पकड़ना होता है। तो ये कई बार ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम इतना एडवांस लेवल पे जाते जाते इन सिंपल चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? फर्स्ट सिटीजन कौन होता है इंडिया का? तो प्रेसिडेंट होते हैं। देन सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके भी सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो वो भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। एंड यस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, आप बोलोगे कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है?
यस, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हुए मिलेंगे। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अमंग द फॉलोइंग हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो कौन होते हैं वो? तो डिफेंस के भी हेड होते हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के भी सुप्रीम कमांडर होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ये सारी चीजें होती है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल्स जो जो बताए हैं ये भी आप इसमें जरूर याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। नाउ अब बात आती है कि क्या क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, या क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या क्या रोल वो प्ले करते हैं। तो बहुत सारे हैं, लेजिस्लेशन से रिलेटेड भी, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड भी, जुडिशरी से रिलेटेड भी, मिलिट्री से रिलेटेड भी, इमरजेंसी से रिलेटेड भी। तो ये बहुत सारी पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं, तो बहुत सारी पावर्स हैं। लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पावर्स जो हैं अभी सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो इन डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इन डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो ये मत सोचना कि इसमें मैंने ये स्किप किया या वो स्किप किया। आई नो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें स्किप की हैं। इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारा कोर्स उसके लिए परचेज कर सकते हैं, बिकॉज एज यू नो कि ये सिर्फ एसएससी का क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, पूरा कवरेज नहीं है। तो प्री प्लस मींस प्लस इंटरव्यू इंक्लूडिंग बुक्स एंड टेस्ट सीरीज, अगर आपको पूरा पैकेज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज www.takshilalearning.com। क्रैश कोर्स करना है सिर्फ रिविजन के लिए, तो यस ये भी आपके लिए इतना काफी है। सो पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं। तो सबसे पहले पावर, जितने भी बिल्स पास होते हैं, चाहे वो मनी बिल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बिल्स हैं, चाहे वो अमेंडमेंट बिल्स हैं, या कोई भी बिल हैं, जितने भी बिल्स पास होते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं लॉ तभी बनते हैं जब वो प्रेसिडेंट उन पे अपना एक्सेंट यानी कि अपना सिग्नेचर, अपना अप्रूवल दे देते हैं, तभी वो लॉज बनते हैं, अदरवाइज वो एक्ट्स ही रह जाते हैं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पावर हो गई जो कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। देन अब बिल जितने भी आते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो उनके पास क्या राइट्स हैं, वो उन बिल के साथ क्या कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो या तो वो उस बिल पे सीधा सीधा अपना उसको एक्शन दे सकते हैं कि यस अप्रूवल दे दिया, या फिर उसको अपने पास रख सकते हैं, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है, पार्लियामेंट दोनों हाउसेज ने कोई बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास आया, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं टू द हाउसेस। तो वहां पे अगर, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर रिकंसिडरेशन के बाद वो दोबारा पास हो जाता है दोनों हाउसेस में, तो उसके बाद वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए कि इसको पास करना ही करना पड़ेगा। फिर उसमें वो उसको विदहोल्ड भी नहीं कर सकते हैं एंड दोबारा वापस भी नहीं दे सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उन्हें उसको पास करना होता है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So reconsideration के लिए दे दिया, when after reconsideration the bill is passed and presented to the president with or without amendments। yes, अगर amendment है भी या फिर amendment उन्होंने नहीं भी मानी है बट फिर से उसको majority के साथ पास कर दिया है, तो president is obliged to accede to it। तो प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उन्हें उस पर अपना अप्रूवल देना ही देना पड़ेगा। तो यस, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पे ऑब्लिगेटरी है या फिर क्या क्या उनके पास ऑप्शंस होते हैं। तो रिकंसिडरेशन के बाद उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, सिर्फ एक ही कि उन्हें वो पास करना होता है। देन प्रेसिडेंट किसी भी बिल को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, ये भी एक पावर है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज पॉकेट वीटो, कि ये कौन सी पावर होती है या फिर कौन सी वीटो पावर है जिसके अंडर प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकते हैं किसी भी बिल को। तो वो नहीं चाहते कि वो लॉ बने या फिर वो कुछ टाइम के बाद है, तो वो विदहोल्ड कर लेते हैं उस बिल को। एंड ये जो पावर है ये इट इज पुट अंडर पॉकेट वीटो। तो यस, व्हाट इज पॉकेट वीटो? तो यही पावर होती है कि वो किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, the president appoints the prime minister, president then appoints the other members of the council of ministers, distributing portfolios to them on the advice of the prime minister। तो prime minister हो गए एंड उसके अलावा council of ministers हो गए। तो ये सारे लोग जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं, इनकी ओथ एडमिनिस्टर करते हैं। तो
तो यस, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की। पहले प्राइम मिनिस्टर, एज यू नो कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हमारे थ्रू होता है, तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यस, बट लेकिन अंडर साइन एंड सिग्नेचर अगर हम बोले तो वो प्रेसिडेंट के होते हैं। दैट इज वाई बोलने में आ जाता है कि हाँ, प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है, क्योंकि देयर शुड बी समवन जिसके जो कि मतलब उनको देख रहा है, यानी कि जिसके सिग्नेचर चल रहे हैं, जो कि हम बोल रहे हैं कि अपॉइंट कर रहा है इन सबको, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि जैसे मैंने भी आपको बताया, एंड उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि हालांकि यस डिसीजन तो मेन प्राइम मिनिस्टर का होता है, लेकिन यस अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ होता है। एंड उसमें वेरियस पोर्टफोलियोज भी, यस उसमें भी एडवाइस जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की चलती है। देन फिर बाकी और भी अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, तो जितने भी और अदर इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशंस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज। तो इमरजेंसीज होती हैं हमारी 3 टाइप की, नेशनल, स्टेट या फिर फाइनेंशियल। तो ये तीनों इमरजेंसीज जो हैं वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर हैं? तो आर्टिकल 352, 356 एंड 360। हालांकि इमरजेंसीज हम एक अलग हेडिंग में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके भी हमें डिस्कस करने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट ये अभी के लिए यहाँ पे साथ साथ इसको याद रखना भी जरूरी है। तो ये तीनों आर्टिकल्स एंड 3 इमरजेंसी से रिलेटेड है, एंड प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं ये तीनों टाइप की इमरजेंसीज। देन फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन होता है जो कि 5 ईयर का पूरा फाइनेंस से रिलेटेड प्लान करता है। तो यस, वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो यस, ये भी एक पार्ट है इसी का। देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जुडिशरी से रिलेटेड क्या पावर्स हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर देन उसके बाद हो गए हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो वो सारे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन पहले सीजीआई अपॉइंट होगा, देन सीजीआई के बाद सीजीआई हेल्प करेगा विद एड एंड एडवाइस ऑफ सीजीआई। अदर जजेस जो हैं उनकी एडवाइस पे फिर अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन इन सबको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। Then president can suspend, remit or commute the death sentence of any person। तो आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट हैं, वो उनके पास पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं किसी का डेथ सेंटेंस। तो यस, ये पावर्स भी दी गई हैं। तो बेसिकली किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, तो उसके लिए ये जो है ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। तो वो अगर चाहें तो वो अपनी इस पावर का यूज कर सकते हैं, किसी का डेथ सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको रेमिट कर सकते हैं, उसको कम्यूट कर सकते हैं। ये तीनों पावर्स हैं कि डायरेक्टली मतलब सस्पेंड कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, या फिर उसको किसी और रिग्रेस लाइक टाइम पीरियड कम कर दिया, या फिर किसी और पनिशमेंट से उसको रिप्लेस कर दिया। तो कुछ ये पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं। Then another power, when both the houses of the parliament are not in the session and if government feels the need for immediate action, the president can promulgate ordinances which have the same force and effect as laws passed by the parliament। तो अगर दोनों ही हाउसेस सेशन में नहीं है, रिसेस टाइम चल रहा है, या फिर कोई और इशू है जैसे अभी चल रहा है कोविड-19 पेंडेमिक, तो इसकी वजह से पार्लियामेंट अभी वर्क नहीं कर रहे थे कुछ टाइम के लिए, एंड एट दिस टाइम अगर गवर्नमेंट को फील होता है कि कोई इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, तो अब जब तक पार्लियामेंट का बेसिकली काम है जितने भी सारे एक्ट्स एंड लॉज हैं वो सारे बनाने का, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है एंड कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं उस टाइम के लिए, जो सेम फोर्स और सेम इफेक्ट से जो है वो वर्क करते हैं। हालांकि पार्लियामेंट जब दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा उसका सेशन स्टार्ट होता है, तो वो दोबारा पार्लियामेंट में आता है, एंड देन उसके बाद अगर वो बोथ हाउसेज से पास हो जाता है तो ही वो आगे जो है एक्ट बनता है, अदरवाइज वो नहीं फिर पास होता है। तो यस, ऑर्डिनेंस उस टाइम पे लिए क्योंकि इमीडिएट एक्शन चाहिए, तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ये पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास। देन ये इंपॉर्टेंट पावर से रिलेटेड बात हो गई, एंड नाउ इम्पीचमेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये भी हम प्रेसिडेंट के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली इम्पीचमेंट होती है कि उन्हें उनकी पोस्ट से हटाना।
एक टेन्योर होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टेन्योर के अगर पहले अगर किसी को हटाना है तो उसके लिए पहली बात तो किस बेसिस पे, एंड उसका भी एक प्रोसेस है, क्योंकि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव हेड हैं, तो यस इनको हटाने के लिए भी एक पूरा प्रोसेस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट का ये जो प्रोसेस है इस कौन से आर्टिकल के अंडर है, तो आर्टिकल 61 जो है वो इससे रिलेट करता है। तो आर्टिकल 61 में पूरा प्रोसेस जो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वो दिया गया है। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है, एक बेसिस है इसका कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है तो ही, अदरवाइज और इसमें जो है क्राइटेरियाज नहीं दिए गए हैं। तो हालांकि लगता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया गया है तो इस बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है बिफोर द एंड ऑफ हिज टेन्योर। तो वो प्रोसेस है इम्पीचमेंट प्रोसेस दैट कम्स अंडर आर्टिकल 61। तो हालांकि क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है, यानी कि यस इसमें जुडिशरी भी इंक्लूडेड होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें पार्ट होता है। एंड पहला जो मेन वो होता है वो पार्लियामेंट का होता है। तो इधर हाउस किसी भी हाउस में इसका जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक जो है बातें हैं जो आपको पॉइंट इसमें नोट डाउन रखने हैं। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस एक तो किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, एंड द रिजोल्यूशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जिस हाउस में वो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो एटलीस्ट 1/4 जो है टोटल मेंबरशिप के 1/4 लोग जो हैं उसको साइन कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड द बिफोर द रिजोल्यूशन कुड बी पास्ड अ 14-day नोटिस मस्ट बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है। तो 14 डेज का नोटिस जो है पहले प्रेसिडेंट को दिया जाता है, उसके बाद जो है रिजोल्यूशन पास किया जाता है विद 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, देन वो दूसरे हाउस में जाता है एंड दूसरे हाउस में जाके पहले उसकी स्क्रूटनी जो है वो चेक की जाती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर एडहॉक कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है, वो पूरा इसको डिटेल में जाके देखती है। देन अगर उनको लगता है कि ये जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो ठीक है तो फिर वो नेक्स्ट हाउस में जो है वो पास होता है। देन नेक्स्ट हाउस में भी मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो पास होता है, देन ही उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस होता है। एंड यस जुडिशरी अगर इसमें पार्ट लेना चाहती है या फिर कुछ है तो वो भी ले सकती है। तो यस इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। तो ये था इम्पीचमेंट से रिलेटेड। नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि लाइक प्रेसिडेंट अगर किसी वजह से अपना ऑफिस नहीं संभाल पा रहे हैं तो कौन संभालता है। तो प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है ड्यू टू वट एवर रीजन कि उनकी सीट अगर वेकेंट है, डेथ हो गई है, रिजाइन कर दिया है या इम्पीचमेंट हो गई है, तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो जो है एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। तो उनके पास उस टाइम पे सारी पावर्स होती हैं। उस टाइम पे वो वाइस प्रेसिडेंट के वर्क नहीं करते हैं, वो प्रेसिडेंट एज अ वर्क करते हैं एंड जो सैलरी है वो भी एज अ प्रेसिडेंट की लेते हैं। एंड इसका भी टाइम पीरियड फिक्स्ड है बिकॉज 6 मंथ एक मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ही वो कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम में इलेक्शन होना कंपल्सरी है कि इतने टाइम में नया जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना चाहिए। तो 6 मंथ का टाइम पीरियड है, ये भी आप नोट डाउन करके रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी सीट वैकेंट है, हो सकता है ऐसा कोइंसिडेंस कि वो बीमार है, वो भी अभी एब्सेंट है, तो उस टाइम पे क्या होता है। तो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो हमारे, वो उस टाइम पे एज अ प्रेसिडेंट जो है उनका रोल प्ले करते हैं। एंड अगर वो भी एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो एज अ प्रेसिडेंट जो है वो वर्क करता है। तो ये भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जिसकी भी अपॉइंटमेंट हुई है, हमें पता है कि अगर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने की है तो वो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो देंगे प्रेसिडेंट को, अगर वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो भी प्रेसिडेंट को देंगे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देना है तो हालांकि वो भी एट द एंड आके यहीं पे ही आएगा, गवर्नर को करना है तो भी प्रेसिडेंट के पास ही आएगा। अगर प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो अपने रेजिग्नेशन किसको देंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रेसिडेंट को जब भी रिजाइन करना होता है तो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? अब अगर वो हेड है, सबके रेजिग्नेशन उनके पास आ रहे हैं, तो वो देंगे अपने से छोटी पोस्ट वाले को, यानी कि जो उनसे सेकेंड नंबर पे आता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यस, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो उनका रेजिग्नेशन लेते हैं। तो यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सिर्फ एसएससी नहीं, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो अदर एग्जाम्स भी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो अगर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये सारी बातें थी प्रेसिडेंट की। अब आप बोलोगे कि ये तो सारा प्रेसिडेंट के बारे में बताया, तो गवर्नर का क्या हुआ? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जितनी पावर्स अभी प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट वर्क करते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, गवर्नर जिस भी स्टेट का अपॉइंट होता है वो उस स्टेट लेवल पे वर्क करता है। तो फर्क सिर्फ इतना है, पावर्स सेम है। गवर्नर के पास कुछ एडिशनल जो है, एडिशनल एज इन की कुछ और रोल जो वो प्ले करते हैं। एक तो वो मैसेंजर होते हैं, एज इन स्टेट में जो भी चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, सारी बातें। अगर स्टेट में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर वहां पे प्रॉपर नहीं है तो वो भी प्रेसिडेंट तक लाना, सो दैट कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो सके। तो यस, ये पार्ट रोल प्ले करते हैं गवर्नर। तो गवर्नर इज मेयरली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, विच रियली मीन्स बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यस, प्रेसिडेंट अगर हम बात करें हैं तो पीछे कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो यस, उन्हीं के एड एंड एडवाइस पे हर एक स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर गवर्नर जो है वो चूज किया जाता है। Then the governor holds office during the pleasure of the president. तो जब तक प्रेसिडेंट हैं तब तक गवर्नर भी रहेंगे। There is no security of his tenure. उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। And there is no impeachment process for removal of governor as prescribed in the constitution in the case of president. तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए एक प्रोसेस है क्योंकि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन गवर्नर फर्स्ट सिटीजन नहीं होते हैं। हालांकि एज अ प्रेसिडेंट ही वो वर्क करते हैं, वो स्टेट के प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, बट उनके भी हेड होते हैं प्रेसिडेंट। दैट इज वाई उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता। उनको रिमूव करना है तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि रिटन है। उनको हटाना है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली जो है उनको हटा सकते हैं। तो ये राइट होते हैं प्रेसिडेंट के पास, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। बाकी पावर से रिलेटेड मैं बात करूं तो सिमिलर होती हैं। जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं वही एज अ गवर्नर उसकी स्टेट के लिए जो है वहाँ पे वो सेम पावर जो है अपनी यूज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। दैट इज वाई मैंने इन दोनों को एक हेडिंग में ही इंक्लूड किया है। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना, जो प्रेसिडेंट एज अ इंडिया के लिए वर्क करते हैं ऐसे ही गवर्नर स्टेट के लिए वर्क करता है। हालांकि गवर्नर जो है वो डिफरेंस ये है कि उनके हेड प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में लेकर चलना। तो कोई भी ऑर्डिनेंस, जैसे कोई भी लॉ है, अगर गवर्नर है जैसे उसको होल्ड कर लेते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी, तो यहाँ पे एक एडिशनल ये होता है कि अगर वो चाहते हैं कि उसको कंसीडर करें प्रेसिडेंट, तो यस उसके लिए भी वो भेज सकते हैं। तो वो कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए वो बिल को भेज सकते हैं। ये भी एक पावर गवर्नर के पास होती है। तो आई गेस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने स्किप किया है, एंड जानबूझ के स्किप किया है बिकॉज आई वांट यू टू आंसर दैट। तो क्वेश्चन इज कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, ये क्वेश्चन है। आई नो कि सिंपल क्वेश्चन है, बट आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो फील फ्री टू शेयर योर आंसर्स एंड एज वेल एज योर क्वेरीज। तो आपकी क्वेरीज जितना जल्दी सॉल्व कर सके उतना हम पॉसिबल करेंगे। तो यस, इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। तो आई गेस जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी उतने हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप एग्जाम के लिए दैट इज इनफ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल दैट बाकी के सब्जेक्ट्स भी स्टडी करते रहिए, एंड यस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें, एंड क्वेरीज जो भी आपकी पोस्ट कर सकते हैं। फीडबैक अगर कोई देना चाहते हैं तो फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यस बाकी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।
धन्यवाद।